सिटी तेल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। औद्योगिक नगरी कही जाने वाला शहर पानीपत बना हादसों का अड्डा। वधावा राम कॉलोनी वासी 20 वर्षीय युवक की फैक्ट्री में लिफ्ट के नीचे सर आने से हुई मौत। परिजनों का आरोप, बिना देखे ही दबाया गया लिफ्ट का बटन जिससे हुई युवक की मौत। संभालका के गांव खलीला में मछली तालाब के पास किए गए मर्डर का CIA-1 पुलिस ने किया पर्दाफाश। DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। हत्यारोपी ने मीडिया के सामने खुद कबूला जुर्म। हत्यारोपी ने कहा CID और क्राइम पेट्रोल देखकर दिया वारदात को अंजाम। हत्यारे को अदालत में पेश कर लिया गया 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। गोहाना में हरियाणा CM मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CM मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस से मांगेंगे 54 वर्षों का हिसाब। पानीपत में आए दिन देखने को मिल रहा तेज रफ्तार का कहर। खादी आश्रम बना हादसों का केंद्र बिंदु। बीती रात 100 मीटर के दायरे में हुए 3 सड़क हादसे। राहत की खबर, नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान। आम आदमी पार्टी आगामी 11 तारीख को करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, सरकार से करेगी इस्तीफे की मांग। रेणु राणा चुनी गई मध्य जोन हरियाणा प्रभारी। दिल्ली हेड ऑफिस में हुई अंचल अधिकारियों व RWA की पहली बैठक। अधिकारियों ने एसोसिएशन की सभी मांगों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली स्थित कंपनी कार्यालय में हुई अंचल अधिकारियों व सुशांत सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की पहली बैठक। RWA पानीपत की कार्यकारिणी की मीटिंग पहली बार नई दिल्ली हेड ऑफिस में बड़े शांतिमय माहौल में हुई, जिसमें अधिकारियों ने एसोसिएशन की सभी बातों पर गौर किया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। RWA के प्रधान सुरेश गुंबर ने दावा किया कि कंपनी अधिकारियों व कार्यकारिणी की ऐसी मीटिंग पहली बार हुई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा भरोसा दिलाया गया कि अंचल सुशांत सिटी का 5 महीने से ज्यादा समय से बकाया चल रहा बिजली बिल सोमवार को जमा हो जाएगा। व अंचल परिसर में 33 kV पावर हाउस का निर्माण भी HSVP के नक्शे के अनुसार जल्द पूरा हो जाएगा। इन मांगों समेत अन्य 9 मांगे एसोसिएशन ने रखी, जिन्हें अधिकारियों ने जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। क्या कुछ बताया सुरेश गुंबर ने, वह भी जरा आप सुनिए। समस्या थी, समस्या को लेकर दिल्ली जाना पड़ा, क्या कारण है कि दिल्ली तक जाना पड़ा? दिल्ली में इसलिए जाना पड़ा, जहाँ पर जो अधिकारी थे उनको ना तो कोई पावर थी, ना कोई यहाँ वो काम कर सकते थे, ना वो कुछ सुनवाई करते थे। जब हमने दिल्ली के आज पहली बार ऐसा हुआ है, 2010 से ही हमारी अंचल कॉलोनी डेवलप हुई थी और पूरी 50 इनकी अंचल हैं पूरे इंडिया के अंदर। पहली RW है जिसके साथ मालिक ने बैठ करके 2 घंटे की लगातार मीटिंग सुन के और हर बात को बड़ी बारीकी से और पूरे आश्वासन के साथ उसने हमारे साथ उन्होंने मीटिंग करी। क्या कुछ मांगे आपने उनके सामने रखी? हमारी मेन मांग तो जो हमारा बिजली का बिल काफ़ी समय से यहाँ बकाया खड़ा था, हमने कहा कि जो बिजली का बिल बकाया है वो अंचल कंपनी ने देना है, जबकि हम लोग तो रेगुलर हर महीने भर रहे हैं। उस बिजली के बिल को आप भरा जाए। जो वहाँ अंचल के मालिक थे प्रणव अंचल, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहला काम मैं ये सोमवार को यही करूँगा कि मैं पहले बिजली का बिल वहाँ पर भर के और आपको जो हमारे 3 घंटे का कट लग रहा है उससे हम मुक्ति दिलवाऊंगा। और पीछे आपने प्रदर्शन भी किया, क्या जो मौजूदा हालात हैं, सफाई की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की, तो क्या किस तरह की व्यवस्था है? पहले सर यहाँ पर किसी को पावर ही नहीं थी, किसी अधिकारी को। जब कल हमने प्रणव अंचल जी से बात की तो उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं उनको एक पावर दी, चाहे 500 रुपये का काम हो चाहे 5 लाख रुपए का काम हो, वो इमीडिएटली यहाँ पे वो करवाएंगे। जैसे हमारे कुछ रोड अभी अधूरे पड़े थे, उन रोडों को उन्होंने कल वहीं पर मौके पर बैठे हुए ठेकेदार को वहाँ पर फ़ोन करके रोड बनाने के लिए, जो हमारे बकाया रोड थे उसको बनाने के लिए बोल दिया गया। हमारे यहाँ पे गर्मियों के अंदर पानी की बहुत किल्लत रहती है। अभी एक ट्यूबवेल हमने अभी 10 दिन पहले लगाया है, लेकिन हमने कहा जी एक ट्यूबवेल से हमारा अभी काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त जो वहाँ पर अधिकारी बैठे थे कि उनको एक ट्यूबवेल अर्जेंट के अंदर इनको एक और लगवाया गया। हमारी यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें काफ़ी समय से काफ़ी ख़राब पड़ी थी, तो जब हमें मालिक के इस बात की नोटिस भी नहीं था, जबकि कंपनी ने 3 साल की गारंटी के अंदर वो लाइटें ली और 3 साल का बिजली का बिल भी उनको पे कर रहे हैं। और यहाँ की डुलमुल नीति के कारण, अधिकारियों को पावर ना होने के कारण आज हमारी 70 लाइटें यहाँ पे उतरी पड़ी हैं
और आज सुबह मैंने अधिकारियों को ये बोल दिया है कि आज जितनी ख़राब लाइटें हैं उनको उतार करके वो गाज़ियाबाद की कोई कंपनी है वहाँ से चेंज होकर के 1 सप्ताह के अंदर अंदर सारी लाइटें आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की समस्या भी अब खत्म हो जाएगी। जो आप खुला वातावरण, खुला माहौल देख के यहाँ पे आए, आपको हसीन सपने दिखाए गए, कितना खरा उतरी अंचल? अभी तक तो हम जब से अंचल में आए हैं संघर्ष से ही जी रहे थे, संघर्ष से ही लड़ रहे थे। हमारी RW ने काफ़ी, सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने काफ़ी काम करवाए भी हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कमियाँ थी जो हमें कल की मीटिंग के बाद हमें एक अपने आप को भी आश्वस्त दिखे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपके वहाँ पर ये हम कमियाँ नहीं रहने देंगे। बात सिक्योरिटी की करें, इससे पहले भी एक बार जो है महिला का अपहरण की कोशिश यहाँ पे की गई थी। अब क्या सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। जब हमने कल सिक्योरिटी की बात की तो हमने गेटों के ऊपर उनको बूम बैरियर लगाने के लिए एक सुझाव दिया, जो उन्होंने हमारा जो मेन गेट है हमारी जहाँ से एंट्री है, चाहे वो 1 नंबर गेट है, चाहे 2 नंबर गेट है, चाहे 4 नंबर गेट है, वहाँ पर हम इसको बूम बैरियर लगेंगे। हमने पीछे एक अंचल के गाड़ियों के स्टिकर भी बांटे थे, करीब 800 लोग गाड़ियों के स्टिकर लेकर के गए। अभी भी 1000-1200 गाड़ियाँ जो ऐसी हैं जो जिनके पास स्टिकर नहीं है। जब वो बूम बैरियर लग जाएंगे तो बगैर स्टिकर की गाड़ी को वहाँ रोक करके पूछा जाएगा, तो उसके अंदर फिर उनको भी कहा जाएगा कि आप भी स्टिकर लगवाओ अगर आप अंचल के रेजिडेंट हो। आप बाहर भी घूमते हो, शाम के समय सेक्टरवासी यहाँ पे महिलाएं भी घूमती हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था सुधरेगी, वो कब सुधरेगी उसकी बाद में देखें, लेकिन अब जो हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर के आप किस तरह महसूस करते हैं? सिक्योरिटी आज की डेट में, आज इनके छुट्टी है सैटरडे की, संडे की कल छुट्टी है, मंडे को इनके अधिकारियों को और इनके सिक्योरिटी का जिसके यहाँ ठेका है उसको भी बुला करके, सिक्योरिटी के जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी बुला करके इस बारे के अंदर एक सख्त इंस्ट्रक्शन दी जाएगी भाई कोई भी गेट के ऊपर ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसको एकदम तुरंत प्रभाव से रोका जाए और यहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना आगे ना घटे। अंत में अंसल API के वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल ने RWA के सहयोग के लिए धन्यवाद किया और भविष्य में हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक भी चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। भूल जाए ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहां भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया और व्यापारी मिला कहां से? छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो हुड्डा है और चाहे शैलजा है, एक से बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो कि इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा बोल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो और चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है। ये लोग जाति पाति की राजनीति
उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन। जब पुराने समय में ये चलता था भाई, हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी, चौधर तेरी, चौधर यहां की, चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में। जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। एक सीट इनकी बनती थी क्योंकि इनके 31 विधायक थे। 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में। पता ही था एक सीट पक्की है, लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजे? तो इनकी चौधरी इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। कभी आपने सोचा है कि सड़क पर लगे साइन बोर्ड भी आपका जीवन सुरक्षित रख सकते हैं? सच मानिए, सड़क पर लगे साइन बोर्ड और इन पर लिखे शब्द आपकी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। बस इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन पानीपत से होकर जाने वाले दोनों हाईवे मानकों की अनदेखी सड़क हादसों का अड्डा बन चुके हैं। पानीपत खादी आश्रम हादसों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। विगत रात तो जैसे हादसों की रात थी। एक के बाद एक 100 मीटर के दायरे में 3 हादसे पेश आए। चलिए हम आपको पहले तस्वीरों के माध्यम से उन तीनों हादसों की झलक दिखाते हैं। पहला हादसा रात 10 बजे NFL के सामने शनि मंदिर के पास हुआ, जहां ऑटो चालक के अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी असंतुलित हुई। पहले ऑटो से टकराई और फिर डिवाइडर से जा टकराई। दूसरा खौफनाक हादसा 10:20 पर GT रोड मलिक पेट्रोल पंप के सामने पेश आया, जहां एक व्यक्ति रोड पार कर रहा था। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी चालक ने कट लगाया और असंतुलित होकर कई बार गाड़ी पलट गई। इधर से आई थी, आने के बाद लगने के बाद फिर वापस इधर को आई है। कैसे मतलब कैसे? सामने से आ रही थी तेजी से, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद वापस गई, वापस फिर इधर आई है। 2 बार पलटी खाई गाड़ी। हाँ 2 बार पलटी। किसी को बचाने के चक्कर में हुआ या हाँ, फिर? एक लड़के को सड़क क्रॉस कर रहा था, उसको बचाने के चक्कर में। क्या वो सुरक्षित है जो लड़का क्रॉस कर रहा था? बहुत बच गया, वो निकल गया। हाँ। तीसरा हादसा 11:10 पर खादी आश्रम के सामने हुआ, जहां एक बाइक सवार अज्ञात गाड़ी चालक का निशाना बना और खादी आश्रम के सामने GT रोड पर बाइक से गिर गया। उसके लिए एक राहगीर भगवान का रूप लेकर आया। यहाँ पर गिरा हुआ था तो हमें रुकने में लेकिन डर लग रहा था। कुछ लोग रुके तो हमें भी साथ रुकने का मन करा और हम रुके। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, इसके फ़ोन से इसके घर वालों को फ़ोन मिलाया, उनको बुलाया और अपना एम्बुलेंस में इसको उसमें छोड़ दिया। अब इसको हॉस्पिटल लेके चले गए। सिविल इसके घर वालों को फ़ोन कर दिया गया है, वो भी चले गए हैं हॉस्पिटल पीछे पीछे ही। अभी जैसे ये बाइक वाले रुके थे, यदि ना रुकते तो यहाँ पर किस तरह से GT रोड ये सर ये बंदा 100 का 100% बताता हूँ, इसके ऊपर से कई गाड़ियाँ निकलनी थी। अगर ये बंदे ना रुकते, इनको देखकर हमारे अंदर साहस हुआ और हम रुके। इंसानियत कहीं ना कहीं अक्सर ये देख करके लोग चले जाते हैं कि पुलिस इसी चक्कर में ना लोग रुकते नहीं हैं। लेकिन हमें देखा ना यार, एक लोग रुक रहा है, जब एक इंसान पड़ा है, कल को हम भी इस हालत में हो सकते हैं। ऑन रोड हम भी चलते रहते हैं सारा दिन। अगर हमारे साथ कोई ऐसे कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम किसी साथ कैसे करेंगे? इसीलिए हमें रुकना सही समझा और इसको एम्बुलेंस में बिठवाया और इसके घर वालों को फ़ोन कर दिया। इसकी बाइक यहाँ खड़ी है, अब हम भी घर चल रहे हैं। कैसी हालत थी इसकी? इसकी हालत बहुत नाजुक थी। इसकी जांघों पर कट काफ़ी लगे हुए हैं और मतलब कि इसको चोटें लगी हैं, काफ़ी चोटें हैं। जब ये इसको हॉस्पिटल में जाएगा, सही बता दो तभी चलेगा आपको। हादसे के आधे घंटे तक भी वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। सड़क पर घायल युवक की बाइक ऐसे ही लावारिस पड़ी हुई थी, वह भी जरा आप देखिए। पानीपत में आज खादी आश्रम से लेकर मलिक पेट्रोल पंप की बात की जाए तो 1 घंटे के अंदर 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। अभी जो फिलहाल हम स्पॉट पे खड़े हैं, खादी आश्रम जहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, ये जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं, यह लावारिस हालत में खड़ी है। और ख़ास बात यहाँ है कि यहाँ पर जो व्यक्ति चोटिल हुआ है, एम्बुलेंस यहाँ से उसको लेकर के जा चुकी है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। बावजूद उसके ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना है कि
अभी हाल ही में एक जो है एक पत्रिका और अखबार में भी छपा कि रात के समय, अभी फिलहाल 11 से ऊपर का समय हो चुका है, कोई भी पुलिस थाने में यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता और उसका यह आलम है कि लोग यहाँ पर हादसा होने के बाद कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है और बहरहाल जो व्यक्ति है उसको एम्बुलेंस के जरिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया है। और पानीपत के खादी आश्रम से मलिक पेट्रोल पंप की यदि बात की जाए तो आज 3 बड़े हादसे पेश हुए। बड़ा सवाल यह है कि आए दिन यहाँ पर हादसे पेश होते हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और वहीं लापरवाही की यदि बात की जाए तो सवाल निशान पर पुलिस प्रशासन लगातार उस पर सवाल उठते जा रहे हैं। अभी हाल ही में राहगीरों द्वारा यहाँ पर जो है उसको रोका गया और यदि वह लोग नहीं रुकते तो यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर से कई वाहन गुजर चुके होते। तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत की भी यहाँ पर मिसाल दी गई। इन तमाम बातों पर एलएनटी व जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अगर समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया तो हादसों की दर लगातार बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आम आदमी पार्टी करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मध्य जोन हरियाणा प्रभारी चुनी गई रेणु राणा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी 11 तारीख को आम आदमी पार्टी करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और सरकार से इस्तीफे की मांग करेगी। पानीपत पहुंचे सांसद सुशील गुप्ता ने रेणु राणा को पार्टी की मध्य जोन युवा इकाई का संयोजक नियुक्त किया, साथ ही अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते नौजवान गुनाह के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और कोई नई इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं लग पा रही। इसलिए आम आदमी पार्टी आगामी 11 तारीख को किसान विरोधी सरकार का घेराव करेगी। गुप्ता ने कहा कि कृषि अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है, लेकिन देश का किसान अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला। तो पूरा देश का किसान सड़क पे आया, किसानों से बात नहीं की, जल्दबाजी में कानून लेके आए। पूरी संसद में विरोध हुआ, गैर कानूनी तरीकों को लगाते हुए उप सभापति महोदय ने इसको पास किया। हमने उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया, परंतु उसको भी सरकार ने अनदेखा किया, कोई वोटिंग नहीं कराई। हमने राष्ट्रपति जी से गुहार की कि गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना है, आप इस पे संज्ञान लें, सरकार को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजें, संसद में चर्चा करवाएं, वोटिंग करवाएं। परंतु राष्ट्रपति जी ने भी जल्दबाजी में उस पर हस्ताक्षर किए। आज पूरे देश का किसान सड़क के ऊपर है। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधान, कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी। एमएसपी आज कपास पे नहीं मिल रही, एमएसपी आज चावल पे पूरी तरीके से नहीं मिल रही, एमएसपी गेहूं पे पूरी तरीके से नहीं मिल रही, बाजरा 800 क्विंटल से ऊपर खरीदते नहीं है, मक्का के ऊपर एमएसपी नहीं मिल रही। और अगर मिलेगी तो कानून की किताब में लिखने में दिक्कत क्या है? किसानों की भी ये डिमांड है कि आप बिल के अंदर लिख दें कि एमएसपी से कम खरीद कानूनी अपराध होगा, उसको लिखने के लिए तैयार नहीं है। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष किशन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक, आप महिला शहरी अध्यक्ष रितु अरोड़ा सहित अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज विशेष तौर पर जैसा हमको मालूम है कि बाई इलेक्शन बड़ौदा का उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है। कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में होंगी और कुछ अन्य बातें या आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय उसमें यह है कि हम ये बड़ौदा का चुनाव, हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है
तो उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी, तो भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। मित्रों, इस प्रदेश में और देश में आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। बल्कि जब से यहां के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहां की चिंता नहीं की तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहां का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहां का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जाकर के बड़े काम करा दिए ऐसा नहीं है। हमने यहां जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है। और यहां जितना पैसा इन 5 वर्षों में हमने लगाया है उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूंकि यहां का कोई रिस्पॉन्स ऐसा था नहीं, या 5 वर्ष कह लेंगे, 6वां वर्ष है, तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहां ज्यादा पैसा जरूर लगा होगा। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊं तो यहां लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। बाकी विधानसभाओं में भी इतने इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 700 करोड़। अगर मैं आपको 5-7 विधानसभाओं का अलग अलग इलाके में हिसाब बताऊं तो मुझे आज हिसाब उन्होंने भेजा है। लाडवा में 602 करोड़, अटेली में 760 करोड़, नहीं असंध में 760 करोड़, अटेली में 602, लाडवा 515, नारनौद में 700 करोड़, सफीदों में 699 करोड़। तो इस प्रकार से 400 से 600, 650 करोड़ ये ग्रामीण क्षेत्र की कंसेशन मैंने बताई है सारी, कि सब जगह हमने लगाया है। लेकिन यहां अगर कोई कमी रही उसको हमने कुछ पूरा किया, कुछ और आगे पूरा कराएंगे। विकास के काम में यहां पर अगर ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहां की सड़कें, यहां बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए,
नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए। यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है। यहाँ हमने कॉलेज की बात की है। यहाँ हमने हैफेड की राइस मिल लगाने की बात की है। यहाँ हमने IMT की बात की है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते, वो तो चीजों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की, वो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने। इस इलाके में केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है। बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आंखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आंखें हैं तो एक से ज्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहां भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहां चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे। लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम, जो कि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है। जो नहीं कर सकते हैं वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ही हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद, ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ, यहाँ से जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जाकर के वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है। उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं, आज जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनाएगी। अरे कटरावाड़ा हाईवे जो उधर से आ रहा है ना, कि महेंद्रगढ़ से उधर से, वो है नेशनल 152D है। हाँ, वो है इस्माइलाबाद से और नारनौल। लेकिन वो यहाँ से ना जींद के उड़ने से, हाँ, यहाँ इसका बॉर्डर टच करेगा, बॉर्डर टच करेगा। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं वो सारे भी चल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते। इनको जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस MSP के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट, ये सब उसी MSP पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहां से हमारे यहां बाजरा ना लेकर के आ सके। उसका कारण वहां वो 1300 रुपए में आज भी बिक रहा है। दूसरी लाइन में लगवा लो, दूसरी लाइन में लगवा लो, पीछे बोला वहां 1300 रुपए बाजरा आज भी बिक रहा है। हम 2150 रुपए बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है 1-1 दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? जब हम किसान का जो ये घाटा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने प्रदेश के घाटे को क्यों नहीं देते हैं? और हमको ये पता है कि राजस्थान के किसानों का लगभग 50,000 मीट्रिक टन नहीं क्विंटल, मीट्रिक टन है क्विंटल है, लेकिन इतना वो स्मगल हो रहा है, आ गया है।
शिकायतें मिल रही हैं कि सारा बाजरा नहीं खरीद रहे। हम केवल अपने किसान का खरीदेंगे। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल बनाया है केवल इसीलिए बनाया कि यहाँ का किसान उसको रजिस्टर करे। कुछ जगह शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, कहीं अनजाने में नहीं कराया, गफलत में नहीं कराया, क्या जरूरत है। अब उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर नहीं कराया तो ये 1300 रुपये बिकेगा, कराया तो 2150 में बिकेगा। लेकिन अपने किसान को मौका देंगे कि वो अपनी फर्द ले आए और उस फर्द के हिसाब से जो उसकी गिरदावरी हुई है उसके हिसाब से अगर सिद्ध हो जाता है। हमारे पास भी सैटेलाइट के चित्र सारे हैं। अब हम सैटेलाइट के चित्र भी कराने लग गए हैं कि किस किसान ने क्या फसल बोई है। एक तो गिरदावरी होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसका जाकर के वेरीफाई करता है, और फिर सैटेलाइट है। 3 प्रकार से देखा जाता है कि भाई किसान ने क्या बोया हुआ है, जिसका सिद्ध हो जाएगा कि बाजरा उसका खेत का है, उसने बोया, उसका सबका लिया जाएगा, एक एक दाना लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती से या लालच से पंजाब की चीज को, राजस्थान की चीज को हमारे यहां के बेचना चाहेगा, हम नहीं खरीदेंगे। हमने मक्का भी शुरू कर दिया है कि मक्का भी हम एमएसपी पर खरीदेंगे। कपास खरीदी जा रही है, अगर ये कपास न खरीदी जाती तो बाजार में ये 3500 बिकती और हमारा एमएसपी का रेट है 5700 रुपया। तो 1,500-2 हजार रुपये का लाभ ये किसान को पहुंच रहा है। मेरा किसानों से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार अगर उनका कोई जानकार पंजाब में या राजस्थान में हो, जरा उन किसानों से फोन करके पूछ तो ले कि आपके यहाँ बाजरे का क्या हाल है, आपके यहाँ सरसों का क्या हाल रहा था पहले जब सरसों बिकी थी, आज कपास का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है। वो आपको बता देंगे कि वहां क्या हालत, बुरी हालत है। हम तो 70 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा की। एक समय ऐसा करेंगे कि 70 लाख एकड़ का ट्रैकिंग करेंगे कि किसने क्या बोया है। खाली भी अगर है वो भी दर्ज कराएंगे भी मेरी खाली है, उसका भी दुरुपयोग ना हो सके। और एक एक का घर से दाना दाना मंगा करके खरीदने का हमारी योजना है, हमारा सिस्टम है। आज हम टेक्निकल अपने सारे सिस्टम्स को यूज करते हुए किसान को बहुत लाभ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय डबल करनी है तो डबल इन्हीं चीजों में से होगी। और एक बड़ा विषय हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है हमारे जो आड़ती भाई हैं वो उस नहीं उनको ये बात रास आ रही होगी, और वो है डायरेक्ट पेमेंट। कि किसान जो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे उनको सीधी पेमेंट दी जाएगी। इस बार हमने वो भी ऑप्शन पूछने शुरू की है। 3,20,000 धान के किसान हैं, जिनमें से 1,22,000 ने यह कहा है कि हमें आड़ती के थ्रू दी जाए। वो आड़ती के थ्रू देंगे, बाकी सबको डायरेक्ट देंगे। सीधा उसके बाद जाने के बाद वो अपने पैसे का अपना उपयोग ठीक से कर सकता है, कहां देना है कहां नहीं देना है। उसका ब्याज बचता है, 22-24% ब्याज उसके ऊपर पड़ता है, वो उसको बचेगा। और अगर उसको मानो पैसा कम पड़ जाए और ऋण लेना भी है तो हम कोऑपरेटिव बैंक से दिला करके 0% इंटरेस्ट पर उसको ब्याज दिलाएंगे, यानी ऋण दिलाएंगे। 0% इंटरेस्ट पर ऋण दिलाएंगे, सॉफ्ट लोन। लेकिन उसी को जो बाकी जगह से लेन देन छोड़ करके और केवल बैंक से लेंगे, ताकि उसकी आमदन बढ़े। इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट का जहां तक विषय है, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, पैडी, ये ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन ये तकलीफ आई है, क्योंकि सिस्टम्स नए होते हैं तो उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम जिनको कहते हैं वो आती है, तो आई है। लेकिन सब ठीक हो चुका है। सारे सॉफ्टवेयर का जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। कूपन भी पर्याप्त संख्या में दिए जाने लगे हैं। जो बिना कूपन के बाहर आ गए थे लोग, उनको सबका खरीद लिया गया है। आगे सबको फोन करके कि कब वो लेके आने वाला है, उसी दिन उसका नंबर लगा के उसको ले लेंगे। 25% कूपन आड़तियों को दे दिए हैं कि आप, लगता है कोई किसान ऐसा है जिसको टाइम से कूपन नहीं मिला, तो आप उसको कूपन दे सकते हैं, तो ये छूट भी उनको दे दी है। पैडी 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक मार्केट में आ चुकी है, 11 लाख मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है। और इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से कुछ कम होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सी प्रोक्योरमेंट
बाहर के प्रदेशों से ज्यादा हुई थी। इस बार मिलर्स को कह दिया गया कि आपने हमें जो यहाँ का धान है हम जो देंगे उसी का चावल हमको बना के देना है, उधर बाहर से ला करके यहाँ फर्जी बिल से नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगियां इस कारण से भी, हम व्यवस्थाओं सुधार रहे हैं। व्यवस्थाएं जब व्यवस्थाएं सुधारेंगे तो भाई जिसके ऊपर जिसका टकराव होगा हित का वो एक बार तो कहेगा, लेकिन हम तो सुधार रहे हैं और डंके की चोट से कह रहे हैं कि सुधारेंगे। अगर पहले किसी ने नहीं सुधारी और बिल्कुल यानी जिसको कहते हैं कि सेट द इविल्स अंडर द कारपेट, कि बुराइयों को कारपेट के नीचे धकेल दो, हम वो नहीं करेंगे। हर समस्या का समाधान ये मनोहर लाल की सरकार करेगी। हर समस्या का समाधान, समस्याएं बहुत है, अनेक हैं, एक एक चीज को हम ठीक कर रहे हैं। हमें एक अवसर पहले मिला, उसकी भूमिका बनाई। इस 5 साल के अवसर में अधिकांश चीजें जो लोगों की समस्याएं हैं उनको घर बैठे सेवा मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। उनको कोई समस्या है वो हमारे पास भेजें, किसी को चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसके घर में जाकर के उसकी समस्या का हल करेगा। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी जमीनों की लिटिगेशन। किसी का तकसीम का है, किसी का इंतकाल का है, किसी का रजिस्ट्री 2 बार एक ही जमीन की 2 बार करा ली, भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा है, कई जगह कब्जे हुए हैं, कोर्टों में पड़े हैं। लगभग 2 लाख लिटिगेशन, चाहे वो कोर्ट्स में नीचे हैं, चाहे ऊपर हैं, और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि झगड़ा करते रहना, मर्डर हो जाते हैं जमीनों पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी हम धीरे धीरे एक ही चीज को लेकर के हल निकाल रहे हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी 61,000 मीट्रिक टन आया है, 54,000 हमने इसमें से खरीद लिया है। मूंग, मेज ये सब हो गया है। पेमेंट की थोड़ी डिले हुई है, जैसे मैंने बताया कि समस्या थी, लेकिन अभी शुरू हो गई है। धान की पेमेंट 393 करोड़ रुपया ये 9 तारीख को रिलीज हो चुकी है। 12 तारीख को ये किसानों के खाते में या आढ़ती खाते में पहुंच जाएगी। बाकी अन्य फसलों की 50 करोड़ की रिलीज हो गई है। 443 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुकी है। इसी प्रकार से लगभग 8.5 लाख फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो सब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये रजिस्टर किया है। इस बार ऑल टाइम हाई रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी 40 लाख एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी अभी शेष है, क्योंकि जैसे गन्ना है, गन्ने का रजिस्ट्रेशन भी लोग नहीं कराते हैं, हमें जरूरत भी नहीं अभी। ऐसे खाली जमीन पड़ी है उसका नहीं कराते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले सालों में 70 के 70 लाख का कोई उसकी किसान की जरूरत है नहीं है, हमारी जरूरत है नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कहाँ क्या बोया हुआ है ताकि कोई गफलत ना हो। बैंकों के झगड़े बहुत हो जाते हैं किसानों के, फसल कोई वही है, लिखवा कुछ और दी, और फिर जब कल को कोई नुकसान हो गया, बीमे के क्लेम होते हैं, तो फिर वो झगड़े पड़ते हैं। मोदी जी आपको तो क्लेम रुक गया, क्यों? क्योंकि आपने वहां कुछ और लिखा रखा है, फसल कोई और है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीजें हैं सब उसको हल करेंगे। पहली बार मूंगफली की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर रहे हैं। 3 जिलों में ये होती है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। आज तक कभी नहीं की। बाजार में इसका रेट 4600 से 5,000 रुपए तक है, और एमएसपी जो है इसका 5,275 रुपए है। तो ये भले ही थोड़ी होती है, लेकिन हम इसको करेंगे। कपास लोग ज्यादा बो रहे हैं इस बार, क्योंकि मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना हमने शुरू की थी कि जहां पानी बहुत नीचे चला गया, वहां पर लोगों ने धान छोड़ करके इस बार कपास ज्यादा बोई है। ध्यान में आया कि हमारी जो जिनिंग मिल्स हैं वो आधी से ज्यादा बंद पड़ी हैं, क्योंकि आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। उसको अगर वो नई टेक्नोलॉजी में बदलना चाहेंगे तो सरकार उसमें सहायता करेगी, ताकि हम अपनी जिनिंग मिल्स को चलवा सकें। और जिनिंग मिल ज्यादा चलने लग गई तो कपास भी लोग ज्यादा बोएंगे, अच्छी कैश क्रॉप है, फसल अच्छी है। इस प्रकार से तो मेरा इसमें कुल मिला करके कहना यह है कि किसान के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी जो गठबंधन की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जितने किए हैं, इतने पिछले आदेश आजाद हुआ तब तक नहीं हुए, तब से कभी नहीं हुए। अब वो इतने हो रहे हैं, लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है
उनके, क्योंकि उनकी पेटी में कुछ है नहीं, खाली हो गई पेटी, तो उनको कोई ना कोई विषय मुद्दा जो है उठा करके, अभी एक ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने, वास्तव में इसकी बहुत किसानों को तो समझ भी नहीं है कि है क्या, लेकिन चूंकि जैसे होता है लग जाओ भी लग जाओ, लग जाओ भी लग जाओ, तो वो लग गए। 10-15 दिन उन्होंने सब किया है। आज किसान जो है उनको समझ चुका है। अब हमने भी भारतीय जनता पार्टी के नाते से हमने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। कल आपके यहां भी ट्रैक्टर रैली थी, कोई उसमें उत्साह में कमी तो नहीं थी, और वो जवाब था उनके लिए। अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे और किसान को हर प्रकार का लाभ ये उनको मिलेगा। फिर भी हम किसान की जो जागरूकता है वो और बढ़ाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, सरकार के नाते भी, पार्टियों के नाते भी, दोनों पार्टियां लगेंगी, सब उनको समझाएंगे। अभी हमने प्रगतिशील किसानों का एक सेमिनार किया है, उसके लिए आह्वान किया है कि आप जो बढ़िया फसल उगाते हैं मल्टीप्लाई करिए अपने आप को। अभी लगभग 500 प्रगतिशील किसान हैं। हमने योजना बना करके उनको प्रोत्साहन देने की बात की है कि हर किसान अपने जैसे 10-10 किसान बनाए एक साल में। 500 के साल 2 साल में 5000 होंगे, आगे 2 साल के अंदर 5000 के 50,000 होंगे। मल्टीप्लाई करते करते 50,000 अगर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो 5 लाख तक जाएंगे। तो हर किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी मार्केटिंग और विविधीकरण के नाते से कौन सी फसल जिसमें ज्यादा आमदन हो सकती है, इस ओर आगे बढ़ने का बहुत अवसर है, उसको हम कर रहे हैं। कांग्रेस का जहां तक हाल है, ये कोई भी ऐसा विषय आता है जो इनके बस का कभी था नहीं, मोदी जी हिम्मत करके उसको आगे करना शुरू करते हैं, तो इनका स्वभाव है एक भय दिखाना। जैसे भूत प्रेत का भय होता है ना, कि भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा। 370 खत्म करने की बात जब की थी केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि अगर 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? सब शांति से रह रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा शांति है। अब उनको पता है कि अगर कहीं गड़बड़ की और मोदी जी की आंख पड़ गई तो गड़बड़ करने वालों को शामत है। पाकिस्तान जितनी हरकतें करता था उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना होता था तो कांग्रेस अपने समय में डरती थी, क्या कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज्यादा हमने कर दिया तो कहीं दुनिया के बाकी देश उसकी सहायता करके कहीं परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, हमारे ऊपर एटम बम न डाल दें। मोदी जी ने बालाकोट में ठोक दिया। चाइना के भी जो 20-22 लोग हमारे शहीद हुए, बदले में 50 मारे उनके। आज चाइना को भी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी जी। जो होगा होगा, लेकिन हिम्मत से डट करके अपने देश की रक्षा सुरक्षा करना, इन्होंने हमेशा डर दिखाया, भय दिखाया। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA क्या कहते थे कि अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। किसी एक मुसलमान का बाल बाका हुआ? धरने इन्होंने दिए, सब षड्यंत्र के रूप में। बाहरी धन ये इनके पास आता रहा है। चाइना के साथ साठ-गांठ इनकी ध्यान में आ गई, कैसे कैसे MOU उन्होंने उस समय किए, सब वो ध्यान में आ रहे हैं। और कई बार चीजों को कैसे खराब किया जाता है, उसके लिए थोड़ा कोई विषय इनको मिल जाए उसको बवाल खड़ा करते हैं। हाथरस की घटना, बवाल खड़ा कर दिया, निकला क्या? षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक भी चलने वाली नहीं है। इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज्यादा मजबूत है आज। भूल जाए ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहां भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में
पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया, और व्यापारी मिला कहां से? छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो हुड्डा है, और चाहे शैलजा है, एक से एक बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो, कि इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा बोल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी। इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, और चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है। ये लोग जाति पाति की राजनीति, उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले, 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन। जब पुराने समय में ये चलता था भी, हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी, चौधर तेरी, चौधर यहां की, चौधर वहां की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में। जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। एक सीट इनकी बनती थी, क्योंकि इनके 31 विधायक थे। 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में। पता ही था एक सीट पक्की है, लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजे? तो इनकी चौधरी इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। एक अच्छा समय आया है जब देश आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नाते से बहुत से बड़े पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। उसके अलग अलग विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना का एक समय ऐसा आया है जिसके अंदर कुछ सेटबैक भी लगा है चीजों को। अब चूंकि वो एक विश्वव्यापी बीमारी है, इसमें से निकल करके और कैसे आगे बढ़ना, रास्ते उसी समय के हिसाब से हमको तय करने पड़ेंगे। हम तय कर रहे हैं। चुनाव भी इस कोरोना के समय का ही है, तो इस बार चुनाव के कार्यक्रम भी अलग प्रकार के होंगे। बड़ी सभाएं करने का कोई परमिशन ही नहीं है। छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, दोनों पार्टियों के लोग मिलकर जाएंगे, और हम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, लगभग 50,000 परिवारों को। इस थोड़े समय का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें जैसे ही नामांकन हो जाएगा, नामांकन से पहले भी उसके बाद भी हम घर घर जाकर के और लोगों को बताएंगे हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। और आज उनके पास एक अवसर है समझने का और चीजों को आगे बढ़ाने का। हरियाणा को आगे जो भविष्य का हरियाणा हमारा है, उसको एक उज्जवल हरियाणा बनाने का हमारा संकल्प है। जैसा मैंने पहले बताया, पिछली समस्याएं उनको हल करना, आगे के रास्ते बनाना। तो संभालका के गांव खलीला में मछली तालाब के पास बड़ी ही निर्दयता से किए गए मर्डर का आज पानीपत पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल बड़े ही निर्मम तरीके से किए गए इस मर्डर के बाद CIF 1 हरकत में आ गई थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्यारे को गांव दीवाना से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां हत्यारे ने दीवाना गांव के ही कुछ लोगों के सामने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने ही मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि हत्यारे ने 15/9/2020 को थाना समालखा में एक सूचना आई थी कि गांव खलीला के खेतों में एक मछली पालन का तालाब है, उसके पास एक गड्ढे में डेड बॉडी दबी हुई है। तो इस सूचना के आधार पर FIR दर्ज करके उस बॉडी को निकाला गया, तो पता लगा कि बड़ा ब्रूटली उसकी हत्या की गई थी। टांगें काटी गई थी, पेट को भी बुरी तरीके से फाड़ा गया था और गर्दन में भी उसकी कस्सी लगी हुई थी। तो ये इस पर FIR दर्ज करके हमारी थाना समालखा की पुलिस और CIF 1 की टीम को हमने इसमें लगाया था। तो कल इसमें
राम ऋषि नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि ये जो मछली का तालाब है वो किसी संदीप का है, देवाना गांव के। उस पर ये करीब 6 महीने से नौकरी करता था और करीब 20-25 दिन पहले जो ये मृतक है देवी सिंह नाम का, जो करनाल जिले का रहने वाला है, ये भी वहाँ पर नौकरी करने आता है। इनकी आपस में आपसी बातों को लेकर कहा सुनी तो लड़ाई टाइप सी रहने लग जाती है और फिर ये रंजिश रखने लगता है ये राम ऋषि। तो 12 तारीख को इसने, जब इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया दिन के समय 3-4 बजे, इसने कस्सी कुदाला के साथ इसकी हत्या कर दी और इसकी बॉडी के पैर बांध के ये नज़दीक के जो खड्डा था उसमें ले गया और वहाँ पर इसकी टांगें काटी। उसमें खड्डा छोटा था, उसमें एडजस्ट करने के लिए टांगें काटी और पेट फाड़ा ताकि बॉडी इसकी कभी इस पर तालाब में पानी आ जाए तो बॉडी ऊपर ना आए। तो इसने बड़े बुरे तरीके से उसको फिर उस पर मिट्टी डाल दी। तो कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट में पेश करके इसको लिया गया है तो ताकि हम फर्दर उसकी जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो रिकवर किया जा सके। मर्डर करने की वजह यही थी सर, छोटे मोटे झगड़े? हाँ, झगड़े। और दूसरा एक इसने अहम बात बताई कि ये क्राइम पेट्रोल देखता था, उससे थोड़ा सा ये मोटिवेट हो गया कि भाई मर्डर करें तो उसको कैसे डेड बॉडी को छुपाएं, उससे भी मोटिवेटेड था। उसका भी बड़ा इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। सर पिछला भी कोई रिकॉर्ड मिला है सर? पिछला रिकॉर्ड के लिए हमने लेटर भेजा है कि बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है, तो वहाँ से इसका रिकॉर्ड आएगा कि कोई प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखकर आपस में हुई कहासुनी और लड़ाई झगड़े के चलते कुदाल से निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया और क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर उसी तरीके से हत्या कर शव को दफनाने की भी पूरी कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं आरोपी वारदात को अंजाम देते समय कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और वही गलती राम ऋषि नाम के हत्यारे ने कर दी, जिसके आधार पर सीआईए की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। डीएसपी ने बताया कि हत्यारे को अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि आरोपी से अन्य पूछताछ भी की जा सके। वही हत्यारे राम ऋषि ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया और खुद बताया कि कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मेरे को बार बार 15 दिन से मार रहा था, गाली दे रहा था। कई जगह निशान भी है, आपको दिखा सकता हूँ। इस बात को लेकर काम के चलते कहता तुम क्यों बताता है मालिक को ये काम नहीं करता है। मैं बता देता था, मैं अपना काम कर लेते थे। तो जब मैं बोल देता था बाबूजी ये इतना काम किया है, इसलिए वो पहले बाबूजी को जाने देता था। फिर दारू पी करके मेरे को अंट संट बोलता था, न बहन चो तेरे को मार के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक दिन सरिया ले करके दागा, 2 दिन तो मेरे को बहुत मारा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन देखिए इस हाथ पर मारा है, ये पूरा टूटा हुआ था। इसलिए आपने उसकी हत्या कर दी, आपका झगड़ा? तब मैं फिर भी सही जान के उनको नहीं मारने की कोशिश किया था। मैं सोचा था ये इधर से कमर में मारूंगा, गिर जाएंगे, जहाँ कुछ हो जाएगा तो अपना साथ में बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं ऐसे मारने लगा, सीधा जाकर इसके गले में लग गया। किस चीज़ के साथ, किस हथियार के साथ? वो खुदपाला से। तो उसको फिर दबाया कहाँ पे आपने, कैसे लेके? पर उसको मैं देखा जब नहीं कोई मेरे को देखा है, फिर मैंने उसे थोड़ी देर तो वहीं लुको दिया। लुको करके उसके बाद उसके टांग में रस्सी बांध करके तालाब में डाल करके अगली तालाब ले गया। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, इनको ऐसे गड्ढे में दबाना है, टांग को काटना पड़ेगा अगर एडजस्ट नहीं होगा? जब मैं डाला तो नहीं कटा। हाँ जी, सीरियल देखा था। कौन सा? ये सीआईडी ऑफिसर। क्राइम पेट्रोल? हाँ, क्राइम पेट्रोल देखते थे आप या सीआईडी देखते? दोनों चीज़ देखता जी। दोनों? उसके बाद फिर आप भाग गए? तो यानी कि खड्डा मेरे से पूरा नहीं खोदा गया, तो उसका जो है सो डेड बॉडी ऊपर आ चुकी थी, थोड़ी सी थोड़ा पानी यानी लाल हो गया वहाँ पे। मैं देख लिया जी अब ये कुत्ते भी पारने लग गए थे। फिर मैंने उनसे मालिक से अगले दिन जल्दी काम मुका करके पैसे मांगा 500 रुपये। 500 नहीं दिया, 150 रुपये दिया। 150 रुपये में मैं वहाँ से पानीपत आई टेम्पू पर। पानीपत से टेम्पू पकड़ा अम्बाला के लिए, अम्बाला से फिर टेम्पू पकड़ा, बस पकड़ा पानीपत से अम्बाला के लिए, और अम्बाला से बस टेम्पू पकड़ा राजपुरा के लिए। राजपुरा से फिर बस पकड़ा खन्ना के लिए। खन्ना से मैं अगले दिन गया हूँ 9 बजे के बाद। रात में मैं खन्ना ही में रह गया सिमराला बाईपास पे। पैसे खत्म हो गए थे, फिर आगे कैसे गए थे? पैदल ही जाते रहे। यानी कि यहाँ से जो पानीपत से टेम्पू वाले ले गए थे, वो बेचारे ने मेरे को खाना भी खिलाया, और जो 60 रुपये 160 रुपये बोला था दो मेरे को,
वो भी बेचारा नहीं लिया पैसा उसने, मेरी शकल हालत देख करके। इसके बाद कोई और वारदात की आपने? ना जी, इससे पहले नहीं, कभी भी ऐसी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया हूँ। आपको बता दें कि मृतक देवी सिंह करनाल का रहने वाला था, तो वही हत्यारा बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है, जो गांव दीवाना में मछली तालाब पर नौकरी करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।